सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त सियासी जमातें खासी मुतहर्रिक हुई हैं जब से इलेक्शन के हवाले से कुछ न कुछ चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं कि अब हल्का बंदियों का मामला 30 नवंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा और उसके बाद फिर इलेक्शन की डेट होगी। और इसी सिलसिले में आज एक अहम मुलाकात साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान हुई है। इस मुलाकात में जहां एक बार कहा गया है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो एक इख्तलाफात किसी सूरत, एक बयानात किसी सूरत सामने आ रही है, उसको लेकर को बातचीत भी हुई है। साथ ही साथ पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या किसी इत्तेहाद की जानिब बढ़ रही है, वो इत्तेहाद किसके साथ होने जा रहा है, आज हम इस बात पे जानने की कोशिश करेंगे। PCC के इजलास में क्या फैसले हुए हैं, इस पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है। बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपके सूबे में, आपके शहर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन और ख़ास से जो तहर्रुक है आपकी जमात के अंदर वो नज़र आ रहा है। लेकिन आज ये जो मुलाकात चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ आसिफ अली जरदारी साहब की हुई है, कोई इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं आप सियासी और आइंदा इलेक्शन के लिए? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, कोई इलेक्शन के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी इत्तेहाद की तरफ तो नहीं जा रही है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ हमारा इत्तेहाद रहा है और मेरे ख्याल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद सियासी जमात है जिसका हमेशा हर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हमारे मुज़ाकरात के भी, गुफ्तगू शनीद के भी दरवाजे खुले हैं और हम लोगों ने हुकूमतों में इकट्ठे काम भी किया है। कोई भी ऐसी जमात नहीं है जिसके साथ हमने मिलकर काम नहीं किया है। तो ये जरूरत होती है पॉलिटिकल पार्टीज समाज के अंदर एक सियासी डायलॉग का आगाज भी करती हैं और समाज के जो पोलराइजेशन है उसे कम करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान एक हर वक्त का एक राब्ता भी चाहिए ताकि मुश्तरकात के ऊपर इकट्ठा हुआ जाए। और आजकल जो तनाजुर है, जो सियासी हालात हैं और जो मुआशी मुश्किलात हैं और आवाम जिस तरह बदतरीन महंगाई से तंग हैं, आजिज हैं, बेरोजगारी है, टैक्स है, बड़ा बदतरीन तरीके से गरीब लोगों के ऊपर जो टैक्स का बोझ लाद दिया गया है, तो उसके लिए अब तमाम सियासी जमातों को कि लायामल इख्तियार करना पड़ेगा, इकट्ठे बैठना पड़ेगा। भले आपके नजरियात मिलते हैं या नहीं मिलते, लेकिन बहरहाल मुश्तरकात के ऊपर इकट्ठा होना पड़ेगा। साहब, जो जिन चीज़ों पर आप बात कर रहे हैं वो तो 16 महीने आप इकट्ठे ही रहे हैं ना, तो इस 16 महीनों में भी कीमतें बढ़ी हैं, टैक्स भी, और ये सब चीज़ें तो 16 महीनों में होता रहा है बैरिस्टर साहब। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ। मैं नहीं कह रहा कि 16 महीने में बड़ी बेहतरी हुई है, बेहतरी नहीं हुई है, मैं इससे एग्री करता हूँ। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि बेहतरी करने के लिए ही तो आगे बढ़ना होगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इस बेहतरी की तरफ जाना है। अवाम बहुत तंग है। ये जो 16 महीने की हुकूमत बनी थी, इसकी अपनी खराबियां रही हैं। एक तो बहुत ही मुश्किल हालात में हुकूमत आई, फिर एक हुकूमत जिसकी मुद्दत का तयन हो कि ये साल सवा साल की हुकूमत है, वो उतनी मजबूती से अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकती है। उसके साथ एक तरह की लेम डक वो गवर्नमेंट होती है, पहले से पता होता है कि इसकी मुद्दत ही 1 साल है, तो उसका वो अथॉरिटी बन ही नहीं पाती है, ना पॉलिसीज लागू हो सकती है। और फिर बहुत सी जमातों ने मिलकर किया, मेरे ख्याल से उसकी बहुत सी बेहतरियां भी रही हैं, बहुत सी खामियां भी रही होंगी। बेहतरी ये है कि तमाम सियासी जमातों ने मिल के मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। मुल्क के अंदर इदारों के दरमियान जो बहुत ही ज्यादा कशीदगी थी उसे कम किया। मुल्क के अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन को कम करने के लिए एक आगे बढ़े, इदारों के दरमियान मांगी पैदा करने की कोशिश की। लेकिन हाँ, मैं इससे एग्री करता हूँ कि महंगाई कम नहीं हुई, बढ़ी है। मैं इससे भी एग्री करता हूँ कि लोगों को सहूलतें नहीं मिली। यही अब वक्त है समाज को पॉलिटिकल करके इंतखाबात के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना प्रोग्राम दें। मैं ये समझता हूँ कि अब अपनी अपनी बात सुनाने हो सकता है। ये जो चीजें बेहतरी है, कोई और रास्ता इलेक्शन के अलावा तो इस मुल्क में नहीं है, जमहूरियत के अलावा नहीं है, पार्लियामान के अलावा कोई नहीं है, इसी के जरिए ही मुल्क को आगे जाना है। लेकिन इलेक्शन के हवाले से आपकी अपनी जमात के सरबराह ये फरमा रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड उनके लिए नहीं है और वो मुस्लिम नून से डिमांड कर रहे हैं कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड उनकी वजह से नहीं, क्योंकि वो पंजाब और वफाक पर कह रहे हैं कि उनके लोग बैठे हैं हुकूमत में। तो फिर कैसे आप समझते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और जो बातें आप कर रहे हैं कि मुल्क के इस्तेहकाम
تو پھر سر وہ تو فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے ہے ممکن؟ بالکل اس سے میں ایگری کرتا ہوں کہ فوری طور پہ ملک کو فری اینڈ فیئر الیکشنز کی ضرورت ہے، جو آئین کا تقاضا ہے ود ان 90 ڈیز الیکشنز میں جانا چاہیے۔ آج بھی ہمارا ڈیلیگیشن ملا ہے چیف مطلب الیکشن کمیشن کے ساتھ، اور ہمارا تو پہلے دن سے صرف یہی ان کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ اسے فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائیں، اس کے بغیر تو کوئی گزارا نہیں ہوگا، پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے بات کی لیول پلینگ فیلڈ کی، ہم بالکل بھی کسی سیاسی جماعت سے کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مانگ رہے ہیں، ہم مساوی مواقع چاہتے ہیں انتخابات کے لیے ہر سیاسی جماعت کے لیے، اور ہمارا یہ مطالبہ آئینی ادارے یعنی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہے۔ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان تذبذب کا شکار ہوگا، تاریخ نہیں دے گا، قانونی طور پہ آئینی طور پہ اسے 90 ڈیز میں الیکشن کروانے ہیں، کبھی الیکشن کمیشن نے اس طرح بھی کہا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہوں گے، بھئی تاریخ دیں، طریقہ کار دیں، پھر اس پہ ہم آپ سے ڈائیلاگ کریں۔ بیرسٹر عامر حسن صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، میں شکریہ ادا کروں گا۔ یہاں پر ہمیں ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر مزید بات ہوگی۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عام خبر آپ کو دیں گے کہ لندن سے جہاں پر اس وقت پاکستان مسلم نون کا اہم اجلاس شروع ہو گیا ہے، خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ جہاں پر پاکستان مسلم نون کے قائد میاں نواز شریف اس اجلاس میں موجود ہیں، اور میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے تیاریوں کے حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ پہلے ہی مریم نواز اور میاں شہباز شریف وہاں پر موجود ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ حسن نواز کے دفتر میں یہ اب اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ مسلم نون کے قائد میاں نواز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ اخلاق باجوہ نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اخلاق، آگاہ کیجیے گا کیا تفصیلات ہیں اس متعلق؟ جی بالکل، پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف کی زیر صدارت جو ہے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا اجلاس جو ہے وہ اس وقت شروع ہو چکا ہے لندن میں، اور مسلم لیگ نون کی چیف اجلاس میں مسلم لیگ نون کی چیف مریم نواز اور شہباز شریف جو ہے وہ اس وقت موجود ہیں۔ اس غیر معمولی بیٹھک میں صرف پارٹی قائد نواز شریف، شہباز شریف اور نائب صدر جو ہیں وہ مریم نواز بھی شریک ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون کی اہم بیٹھک میں پارٹی قیادت کی جانب سے اہم فیصلے متوقع ہیں۔ رائے کے مطابق مسلم لیگ نون کے آئندہ انتخابات کے حوالے سے بیانیہ پر بھی مشاورت کی جائے گی، جبکہ مسلم لیگ نون کے قائد کی 21 اکتوبر کو وطن واپسی کے حوالے سے بھی حتمی فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ رائے کے مطابق مسلم لیگ نون کے ناراض رہنماؤں کے تحفظات پر بھی پارٹی میں مشاورت کی جائے گی، جبکہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے جو قانونی پیچیدگیاں ہیں اس حوالے سے بھی جو ہے وہ تفصیلی غور و خوض اور مشاورت کی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے اخلاق، ہمیں تفصیلات سے آپ آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ان کا اجلاس لندن میں شروع ہو چکا ہے، کہا جا رہا ہے کہ حسن نواز کے دفتر میں یہ اجلاس اس کا آغاز ہوا ہے۔ میاں شہباز شریف، مریم نواز اور دیگر مسلم نون کے رہنما اس اجلاس میں موجود ہیں۔ اور اب ہم بات کریں گے اس وقت ایک اہم، آج سلیکشن کمیٹی نے باقاعدہ طور پر ٹیم کا اعلان کر دیا ہے، اور اس ٹیم کے اعلان کے بعد ایک ملا جلا سا رجحان نظر آ رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ کس کو ٹیم میں ہونا چاہیے تھا، کس کو ٹیم سے باہر رکھنا چاہیے تھا۔ یہ ایک سلسلہ رہا، ہم بات کریں گے اس وقت آج کے جو اسکواڈ کا اعلان ہوا ہے اس پر۔ اقبال جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کرکٹ ایکسپرٹ ہیں، بہت شکریہ اقبال جمیل صاحب۔ کچھ نام ایسے جو ایک دم سے سامنے آ گئے، جیسے حسن علی کی ٹیم میں واپسی ہوئی، مسلسل فلاپ جو فخر زمان ہے وہ بھی ورلڈ کپ اسکواڈ کا حصہ ہی ہیں، لیکن زمان نے جس طرح سے پرفارم کیا تھا آخری میچ میں، لگ رہا تھا کہ شاید وہ ہوں گے اسکواڈ میں، لیکن وہ ریزرو میں آ گئے ہیں۔ تو ٹیم جو بیسٹ اویلیبلٹیز تھی آپ کے سمجھتے ہیں کہ وہی ہے اور ویسی ہی ہونی چاہیے تھی جو ہے؟ جی میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ یار یہ جو ٹیم ہے نا، میرے خیال میں آپ کے پاس جو پلینگ 11 ہے اس کے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اور کوئی پوٹینشلی ایسا پلیئر نہیں تھا۔ لیکن دو تین باتیں کہوں گا جو انضمام الحق صاحب ہیں، اس سے پہلے جو میٹنگ ہوئی تھی جس میں سکا اشرف وغیرہ سب موجود تھے، مطلب کی جو ایبسنس لوگوں نے مارک کیا اس پہ بہت ساری باتیں بھی ہوئی۔ دوسری بات جو بڑی وائٹل ہے کہ محمد حفیظ جن کو ٹیکنیکل کمیٹی میں رکھا گیا تھا وہ انہوں نے ریزائن کر دیا، وہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آئی کہ انہوں نے ریزائن کیا، اور ایسے وائٹل اور کروشل وقت پہ جب پاکستان کا اسکواڈ اناؤنس کرنا تھا۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان جو
पीसीबी ने जो अनाउंस किया है स्क्वाड को, खासा वक्त दिया है, तमाम दुनिया की तमाम ही टीमें तकरीबन अनाउंस कर चुकी थी। उसके बाद ये फहीम अशरफ को आपने ड्रॉप किया, फहीम अशरफ को आपने क्यों लिया? ठीक है, मैं फखर जमान को मानता हूँ, फखर जमान बड़े मैच का प्लेयर है, उसकी परफॉर्मेंस 7 या 8 इनिंग्स में अच्छी नहीं रही, एशिया कप में भी डिबैकल जो हुआ उसमें भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। सारी बात ये थी कि अब 3 बड़े वाइटल सवाल आते हैं। जमान को आपने क्रूशल ओवर दिया था, उसको आपने रिजर्व प्लेयर में रख दिया। अबरार को जो एक अच्छा स्पिनर है उसको आपने रिजर्व प्लेयर में रख दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या हारिस की जगह, जो हारिस को भी आपने रिजर्व प्लेयर में रखा, हारिस इंस्टेड ऑफ हारिस देयर शुड हैव बीन सरफराज। इमाद वसीम को टीम में होना चाहिए था, सरफराज को टीम में होना चाहिए था। देखें अभी भी वक्त है, देखें टेक डिफरेंट डिसीजन। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि टीम जो है, जो आपके पास अवेलेबल खिलाड़ी थे, मतलब उन्हीं उसने मुंतखब किया है, और अल्लाह हाफिज है, मतलब कि किस टाइप की परफॉर्मेंस देंगे दैट ये येट टू बी सीन। लेकिन मेरा अपना पर्सनली ओपिनियन ये है, 3 आपने स्पिनर्स दिखाए, उसामा को आपने खिलाया, उसामा को आपने टीम में शामिल किया है, जिसको एशिया कप में लेके गए, आपने एक भी मैच नहीं खिलाया। नवाज की परफॉर्मेंस आपको सबको पता है कि उसकी क्या परफॉर्मेंस थी। इमाद वसीम इज मच बेटर, ही इज नोन एज ए जेन्युइन ऑलराउंडर, आपने उनको भी नहीं खिलाया। अब बहुत सारी इफ एंड बट्स की बात बहुत है कि जनाब ये इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया तो वो आगे जाके करेंगे, इसलिए कि वर्ल्ड कप वो टूर्नामेंट नहीं है, एशिया कप नहीं है जिसमें सिर्फ 2 बड़े जायंट्स थे, इंडिया एंड पाकिस्तान था। लेकिन वर्ल्ड कप जो है उसमें आपको इंग्लैंड मिलेगा, उसमें आपको पाकिस्तान मिलेगा, उसमें आपको इंडिया मिलेगा, उसमें आपको न्यूजीलैंड मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। ये जिस टाइप की क्रिकेट आज ये खेल रहे हैं, ये बड़ी खतरनाक क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं। और पाकिस्तान को ये चाहिए था कि सिर्फ एक बात पे मुझे खुशी है कि सऊद शकील को टीम मिली, ठीक है, दैट ही डिजर्व करता था, उसको डिजर्व करना ये भी चाहिए था, उसको एशिया कप में खिला के थोड़ा सा प्रैक्टिस देते। तो थिंग्स आर लाइक दैट। अब देखिए कि अनफिट हो गए आपके नसीम शाह, जब आप जोर लगा के बॉल करेंगे, जो आपकी पोटेंशियल होता है, उस पोटेंशियल से ज्यादा आप बढ़ेंगे ना, तो फिर इस टाइप की इंजरी हो जाती है, और इट्स ए बिग लॉस। वर्ल्ड कप से पहले मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा लॉस जो पाकिस्तान को ये सीन अब देखते हैं कि ये जो टीम अब सिलेक्ट हुई है, इसके लिए बेस्ट विशेस हैं कि बहरहाल जो प्लेयर्स आ गए हैं अब तो कुछ नहीं किया जा सकता, इनको बेहतर परफॉर्म करना चाहिए। बहुत शुक्रिया इकबाल जमील साहब, क्रिकेट एक्सपर्ट मौजूद थे। और आगे बढ़ेंगे, अब कुछ बात कर लेते हैं कनाडा और भारत के दरमियान होने वाली कशीदगी। एक और सिख का जिस तरह से कत्ल किया गया है कनाडा में, अब कशीदगी का मामला और बढ़ गया है। जवाबन भारत ने कैनेडियन शहरियों के वीज़े जो बंद कर दिए हैं। अब ये एक दूसरे के साथ जो मामलात को क्लियर करने के बजाय आसान करने के बजाय और ज़्यादा मुश्किल हुई। लेकिन एक चीज़ की बहरहाल अब वेस्टर्न वर्ल्ड को ख़बर ज़रूर हो गई है कि पाकिस्तान मुसलसल जो बात करता है कि बलूचिस्तान हो या कश्मीर हो या पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ इलाकों में जो इंसर्जेंसी है, उसके पीछे भारतीय खुफिया एजेंसीज़ जो हैं वो मुलव्विस कहीं ना कहीं होती रही हैं, मशरिक़ से भी और मगरिब से भी। लेकिन इस वक्त जो कनाडा और भारत की सिचुएशन है, इस पर पाकिस्तान को भी अपना डट कर मौक़िफ़ देना चाहिए कि यही वो हकीकत है जो हम बात कर रहे थे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद एहकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। बड़ा सख्त मौक़िफ़ जो है वो कनाडा का, और कनाडा के साथ दीगर ममालिक ने उनका बड़ा भरपूर इस मामले पे साथ दिया है कि ये इस चीज़ की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। भारत उल्टा हमने देखा है कि वो चोरी भी है और सीना जोरी भी है कि वहाँ उल्टा चीज़ों को लेकर चल रहा है। लेकिन यूनाइटेड नेशन के एक तरफ इजलास, पाकिस्तान का क्या असर इस वक्त होना चाहिए मौक़िफ़ इस सारे अमल पर? जी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान को देखें जी, पाकिस्तान तो शुरू से इस बात को वावेला मचा रहा था, पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है, अफगानिस्तान का सॉइल वो यूज कर रहा है एज ए सेकंड फ्रंट अगेंस्ट पाकिस्तान। और इससे फैक्ट भी है कि जो चक हैगल थे उस वक्त के डिफेंस सेक्रेटरी, उन्होंने कहा था कि ये इंडिया अफगानिस्तान को एज ए सेकंड फ्रंट पाकिस्तान के खिलाफ यूज कर रहा है फॉर टेररिज्म। और फिर बलूचिस्तान में हमने देखा क्या कर रहा था, एसवाइल फाटा में कर रहा था, कराची में जो धमाके हो रहे थे इसमें था। देन वी प्रोवाइडेड डोजियर्स, तो सारा कुछ दिया। अब जो हमने चीजें कही थी, अब चीजें कंफर्म हुई। अब जब वेस्ट ने रियलाइज किया कि भाई ये चीजें तो एक्चुअली हो रही है, और जब उनको अपने घर में जब मसला पेश आया
तो अभी वो एक ऐसे स्टेज में आए हैं कि देखें जो जस्टिन ट्रूडो है वो तो पीछे नहीं हट रहे हैं। उसने जो कल की जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने कहा कि जी जब तक वो बॉटम उसके फैक्ट पे नहीं जाएंगे वो पीछे नहीं हटेंगे। और सेकंड, जो कुछ मीडिया चैनल्स जो इंडिया के थे वो कोशिश कर रहे थे एक डिवीजन क्रिएट करने की बिटवीन अमेरिकन एंड द कैनेडियंस, तो उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भी कह दिया। तो पाकिस्तान को एक फर्म स्टैंड लेना चाहिए और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर प्रॉब्ली इस पर ऑलरेडी वो बात कर रहे हैं और साइड लाइन्स पे जब वो मिलेंगे और प्रॉब्ली अपनी तकरीर में भी एक वो रेफरेंस जरूर इसका देंगे कि इस तरीके से यहाँ पे चीजें हो रही हैं और सिखों के साथ जिस तरह हो रहे हैं। और इसका एक तसलसल है, ये आज की बात नहीं है, ये सिखों का मर्डर जो एक नया चीज नहीं है, ये पीछे से भी इंडिया की एक हिस्ट्री रही है। देखिए जिस तरीके से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की हिस्ट्री है, स्टेज इनकाउंटर्स की इनकी हिस्ट्री है या डिसइंफॉर्मेशन की है, इस तरह इनकी असैसिनेशन की भी हिस्ट्री है, किडनैपिंग की भी है, टेररिज्म की भी हिस्ट्री है। अगर आप देखें कि 1984 से उन्होंने ये चीजें स्टार्ट की थी कि जिसमें जब इंग्लिश तो इससे बहुत सारी चीजें हैं वो जिसमें ये इंडिया का हाथ रहा है और जिन चीजों में ये मशहूर हैं। इनके डेथ स्क्वाड्स एक्टिव है अक्रॉस द ग्लोब और जो जिसको जो समझते हैं जो इनके खिलाफ है, जो अपने राइट्स की बात करता है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करता है, ये स्ट्रगल जहाँ इंडिपेंडेंस की हो रही है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हम देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिश्चियंस के साथ जो कुछ हो रहा है, मणिपुर में कुकीज के साथ जो हालात हो रहे हैं, तो वो एक के लिए। जी हाँ, बहुत शुक्रिया गिरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। यकीन की जो दहशत गर्दी है रियासती वो नज़र आ रही है भारत से बाहर भी, कश्मीर से बाहर भी, और अब की बार भारत के लिए खासा मुश्किल मरहला हो रहा है जब मगरबी ममालिक खुद भारत से ये सवाल कर रहे हैं कि क्या किया गया है। लेकिन शफाफ तहकीकात के लिए अभी भी भारत साथ नहीं दे रहा, माजी की तरह जिस तरह से वो करता आया है। आगे बढ़ेंगे और कराची के हवाले से बात करेंगे। शाराए कायदीन में पिछले चंद महीने के दौरान 3 बार एक ही चाय का होटल लुटेरों के जद में आ गया है और यहाँ से बैठे हुए चाय पीने वाले लोगों को बार बार लूटा गया। खुर्रम गुलजार हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। खुर्रम, क्या मामला है ये? एक ही होटल में एक नहीं बल्कि 3 बार वारदात हुई। जी बिल्कुल, इस वक्त हम शाराए कायदीन पे मौजूद हैं और मेरे पीछे आप होटल देख सकते हैं जो कि गुज़श्ता रात इसमें वारदात हुई। 3 मुसल्लह मुल्ज़िमान थे जिन्होंने असले के जोर पे इस चाय के होटल पे बैठे हुए अफराद से लूट मार की है। इस वक्त हमारे साथ होटल के मालिक मौजूद है और उनका कहना यह है कि इस हफ्ते में ये दूसरी वारदात यहाँ रिपोर्ट हुई है। इनसे मजीद हम तफसील जानते हैं कि कल क्या वाक़या हुआ था। कल यही वाक़या हुआ था, रात को तकरीबन 9:30 बजे के टाइम 3 मुसल्लह गार्ड के साथ टीटी वेटी लगे हुए थे। वो जब आए थे तो यहाँ पर सामने रोड की तरफ से आया, उन्होंने एकदम टीटियाँ निकाल के लोगों से, जो कस्टमर बैठे हुए थे उनसे असली के जोर पर मोबाइलें छीन के और बैग में डाल के निकल गए। उनको जो है ना इससे पहले भी तकरीबन 5-6 दिन पहले भी रात को 4 बजे के टाइम जो है ना वो आए थे, कस्टमर बैठे हुए थे, उन्होंने तकरीबन कुछ बंदे बैठे हुए थे, 5-6 बंदों से मोबाइलें लेकर चले गए। बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे, चाय पीते ये हुआ कि एकदम से जो है आते हैं और जो है लूटा मारी शुरू हो जाती है। कितने लोगों से लूटमार की होगी? तकरीबन 18 से 20 लोग, 20 के करीब लोग। तो तकरीबन बता रहे हैं कि 20 के करीब जो यहाँ शहरी थे जो इस होटल पे मौजूद थे चाय पीने के लिए आए हुए। बहुत शुक्रिया खुर्रम गुलजार, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा नाजरीन, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।